सो हाय गाइस, माय नेम इज़ सूर्य सरवानी और मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को एक कहानी, द किंगडम ऑफ फूल्स। इस कहानी में एक राजा और एक चेले होते हैं। एक गुरु और एक चेले होते हैं। गुरु जो होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है और जो चेला होता है वो बहुत ही नटखट होता है। तो दोनों लोग एक गांव में जाते हैं। उस गांव में दूर दूर तक कोई नहीं रहता है। तो फिर चेला बोलता है गुरु से कि देखिए, यहाँ पे गुरुजी कोई भी इस गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। दिन का टाइम होता है, कोई नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ से नदी के पास एक आदमी गुजर रहा होता है। वो लोग उस आदमी फिर वो चेला बोलता है कि गुरुजी से देखिए, वहाँ पे एक आदमी जो है वो जा रहा, वो आदमी घूम रहा है, वो आदमी वहाँ से गुजर रहा है। तो चलिए आइए उससे ही पूछते हैं। तो वो लोग उस आदमी के पास गए। तो उस आदमी से पूछे, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं क्या? तो फिर वो गांव वाला जो था उसने बोला कि यहाँ के जो राजा साहब हैं उन्होंने एक नया नियम लगाया है कि यहाँ पे लोग दिन में काम करेंगे, दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे, जागेंगे। तो फिर इसी वजह से यहाँ पे दिन में सभी लोग सो रहे हैं, इसी वजह से आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने तो फिर वो लोग आगे बढ़ गए। तो रात का जब टाइम हुआ तब वहाँ पे एक वहाँ की करेंसी होती है एक डूडू। जैसे यहाँ पे रुपये होता है वहाँ पे वैसे होता है एक डूडू। तो फिर वो लोग गए, वो लोग वहाँ पे खाना खाने लग गए। तो फिर उन्होंने पूछा खाने का क्या रेट है? तो फिर वहाँ लोग बोले एक डूडू है। तो चेला जो होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे एक डूडू मतलब ₹1 के बराबर पेट भर का खाना खा लीजिए। वहाँ पे एक डूडू में पेट भर का, जितना मन चाहे उतना खाना खा लीजिए। तो चेला खुश हो गया और गुरु जी बोले कि ये जगह ठीक नहीं लगती है मुझे, यहाँ से चलो चलते हैं, यहाँ पे सर्वनाश हो सकता है। तो फिर चेला नहीं जाता है, वो तो खुश रहता है कि यहाँ पे पेट भर का खाना मिलेगा, मैं खूब खाना खाऊँगा। तो फिर वो गुरुजी चले जाते हैं, चेला वहीं पे अपना खाए पिए खूब मस्त रहता है। तो एक बार की बात है, गांव में एक घर होता है। वहाँ पे चोरी करने के लिए रात के टाइम पे दिन के टाइम पे एक चोर जाता है। तो चोर जो होता है वो जब चोरी कर जब निकल रहा होता है तो फिर उसके ऊपर दीवार गिर जाता है। जिस घर में चोरी करने गया था उसी घर का दीवार उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका पूरा शरीर तबाह होता है। तो फिर उसका हाथ लेकर, उसका चोर का भाई होता है वो उसका हाथ लेकर राजा साहब के पास जाता है कि देखिए राजा साहब, कितना अनर्थ हो रहा है इस धरती पे। अब कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। मेरा दोस्त जो है वो, मेरे ख़ानदानी रिवाज है कि सभी लोग चोरी करते हैं, वो मेरा दोस्त नहीं, भाई चोरी करने जाता है तो फिर उसके ऊपर दीवार गिर जाता है। तो फिर ये गलत बात है, तो उसकी उसमें मृत्यु हो जाती है। तो राजा साहब बोलता है ये सही कह रहा है, ये तो अन्याय है। तो फिर राजा साहब जो चोर होता है, जिसका घर होता है उसको बुलाते हैं। तो फिर घर का मालिक आता है तो फिर उसको कहते हैं तुमको दंड मिलेगा, तुम्हारा घर चोर के ऊपर गिर गया है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही है। तो राजा साहब जो होते हैं वो बोलते हैं चोर को कि फिर वो जो जिसका घर होता है फिर वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, इसको मेरे पिताजी ने बनवाया था। तो फिर मंत्री पता लगाता है तो फिर उसके पिताजी अब रहते नहीं हैं। तो फिर राजा साहब बोलते हैं कि किसी ना किसी को तो दंड मिलेगा ही। तो वो बोलते हैं कि जिसका घर होता है फिर वो बोलता है मेरे पिताश्री ने बनवाया था, लेकिन उसको बनाने वाला एक राजमिस्त्री है। तो राजमिस्त्री को बुलाते हैं। तो राजमिस्त्री को कहते हैं अब तुमको दंड मिलेगा, क्योंकि ये घर तुमने ठीक से नहीं बनाया और इसकी वजह से इसके घर में एक चोर चोरी करने गया था और उसका दीवार गिर गया इसके ऊपर और उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर जो मंत्री होता है
वो बोलता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैं घर बना रहा था तो एक सुंदर कन्या वहाँ से गुज़र रही थी बार-बार। तो मेरा जो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था, मेरा फ़ोकस घर बनाने से टूट जा रहा था। तो फिर इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। तो राजा साहब बोलते हैं, तुम भी ठीक बोल रहे हो। तो मंत्री को बोलते हैं कि जाओ उस सुंदर कन्या को बुलाओ। तो जब उस सुंदर कन्या को बुलाते हैं तो तो वो कन्या जो होती है वो भी आती है। तो फिर उससे बोलते हैं कि उसको सारी बात बताते हैं कि चो अ, चोर चोरी करने गया और उसके ऊपर दीवार गिर गया, वो मर गया। तो फिर इसमें वो घर बना रहा था, जो राजमिस्त्री है जो घर बना रहा था, वो तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि तुम वहाँ से बार बार गुजर रही थी। तो उसमें तुम्हारी गलती है, तुमको मृत्युदंड मिलेगा। तो फिर राजा साहब तो फिर अ, वो जो सुंदर कन्या होती है वो बोलती है, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, इसमें गलती है सुनार की। तो सुनार जो है, तो मैं बार बार सोना मेरा जो नेकलेस था, मुझे शादी में जाना था। तो फिर जो सुनार था, मैंने उसको अपना नेकलेस बनाने के लिए दिया था, लेकिन उसने नेकलेस नहीं बनाया। बोल रहा था कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, डेली डेली बुलाता था और लेकिन देता नहीं था। तो इसी वजह से मुझे डेली आना पड़ता था। तो फिर राजा साहब उस सुनार को बुलाते हैं। तो सुनार आता है। तो फिर उससे पूछते हैं, तुम इसको क्यों क्यों इसको जल्दी तुम नहीं दे रहे थे? इसकी वजह से ये लेट में आई है और लेट में आने की वजह से राजमिस्त्री डिस्ट्रैक्ट हुआ। राजमिस्त्री जब डिस्ट्रैक्ट हुआ तो घर सही नहीं बना। तो फिर चोर जब चोरी करने गया तो उस पर घर गिर गया। उसको भी सारी बात बताते हैं। तो वो जो सुनार होता है वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, क्योंकि एक एक जन के यहाँ शादी पड़ी होती है, तो मुझे बहुत सारा गहना तैयार करके उनको देना पड़ता है। तो फिर मैं इसको इसी वजह से गहना नहीं दे पाता हूँ। तो राजा जी बोलते हैं, ये भी सही बोल रहा है। तो फिर जो गहना जिसका बनाना था, जिसके घर शादी पड़ी थी, वो जिसका घर बन रहा था वही आदमी था। तो फिर राजा साहब बोलते हैं, अब इसको दंड मिलेगा जिसका घर है। तो फिर उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाते हैं। तो फांसी का फंदा उसको फिट होता ही नहीं है। बहुत ही बहुत ही पतला होता है वो आदमी फांसी के फंदे के अकॉर्डिंग। फांसी का फंदा मोटा होता है। तो फिर वो राजा जी बोलते हैं कि ये तो सरासर गलत बात है, सज़ा तो मिलेगी ही। अगर गलती हुई है सज़ा तो मिलेगी ही। तो तो फिर राजा जी मंत्री साहब से कहते हैं कि जाइए गांव-गांव में चेक कीजिए, एक फांसी का फंदा किसके गले में फिट होता है। तो फंदा सभी के गांव में जाकर सभी के गर्दन में फिट करते हैं। किसी के भी फिट नहीं होता है। तो फिर एक आदमी होता है, उसके गर्दन में फिट हो जाता है। वो वही आदमी होता है जो गुरुजी के साथ जो चेला आया था गाँव में, वही, क्योंकि वो खा कर खूब मोटा हो जाता है। तो फिर वो उसमें फिट हो जाता है। तो फिट होने के फिर उसको फिर लेकर आते हैं, उसको फांसी के फंदे के लिए चढ़ाते हैं। तो जब वहाँ के जो सिपाही थे, जब उसको राजा जी के पास ले गए, तो बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी बात बताते हैं राजा जी फिर से। फिर बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारे गर्दन में फिट हो गया, इसी वजह से तुमको दंड मिलेगा। तो फिर वो कुछ करता है। फिर उसके गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो गुरुजी को सारी बात बताता है। जो चेला होता है वो, तो दोनों लोग अपने कान में आपस में फुसफुसाते हैं। तो फिर गुरु बोलता है कि मैं मरूंगा पहले, चेला बोलता है मैं पहले मरूंगा। गुरु बोलता है कि मैं मरूंगा, चेला बोलता है मैं। तो दोनों लोग कहते हैं कि मैं पहले मरूंगा। तो फिर गुरु जो मंत्री होता है राजा का, वो कान में धीरे फुसा कर बोलता है राजा जी के, कहता है कोई बात है कि ये लोग पहले मरना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो राजा जी पूछते हैं, वो लोग नहीं बताते हैं। राजा जी की ज़बरदस्ती को पूछते हैं। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा समय है मरने का। जो सबसे पहले मरेगा वो राजा बन जाएगा, जो दूसरी बार मरेगा वो मंत्री बनेगा। तो दोनों लोग जब राजा जो होता है वो पोस्टपोन कर देता है, मतलब कि उन लोग कहता है कि
आज नहीं तुम लोग कल सुबह मरोगे, रात के 2 बजे। तो राजा मंत्री से बोलता है कि देखो बढ़िया अवसर है कि अभी देखो इस साल हम लोग राजा और मंत्री हैं, चलो सबसे पहले मैं मर जाऊँगा तो अगले जन्म में भी मैं राजा बन जाऊँगा और तुम मंत्री बन जाना। तो जब अगले दिन वो जल्लाद को बोल देते हैं कि तुमको बोरी में दो दो आदमी मिलेंगे, तुम उनको फांसी पे चढ़ा देना बिना देखे। तो रात के टाइम जो बोरी होता है जिसमें राजा और गुरु बंद होते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं और राजा और सिपाही, राजा और मंत्री को उसमें डाल देते हैं। तो जल्लाद सुबह उन लोगों को फांसी लगा देता है रात के 2 बजे। सुबह पता चलता है कि राजा और मंत्री मर गए हैं। तो पता चलता है उसका कारण यही दोनों थे, गुरु और चेला। तो उनको राजा और मंत्री बनाने के लिए बोलते हैं कि आप बन जाइए। वो तो राजा और मंत्री तो बेवकूफ़ थे, आप गुरु और चेले बुद्धिमान हैं। तो चेला तो उतावला होता है कि गुरु बोलता है मैं नहीं बनूँगा। तो फिर वो दोनों लोग अंत में बन जाते हैं। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ़ी कहीं नहीं करनी चाहिए, सभी चीज़ों को समझना चाहिए।